So let us start this lecture. So लास्ट लेक्चर में हमने x की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी 2, x इक्वल्स टू 2. कंप्यूट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. तो हमने हिट एंड ट्रायल कैसे इसका स्टार्ट करेंगे. फॉर x इक्वल्स टू 0 हम चेक करेंगे तो कोई भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी नीड ज्यादा होगी. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. तो 0 के लिए कुछ भी नहीं होगा. क्यों 0 के लिए? यहाँ पर मान लो कि ये वाला 2 की बजाय 0 होता तो उसके लिए यहाँ पर आप कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि अवेलेबल कितने हैं आपके पास. अवेलेबल इज 0 0 0 1 1. तो ये 0 0 1 1 आपके पास किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट, अगर x इक्वल्स टू 1 होता तो ओनली P3 कैन फिनिश. ये मैंने अभी लिखा है यहाँ पे. तो x इक्वल्स टू 1 होता, यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज में अगर x इक्वल्स टू 1 होता तो मतलब क्या होता 0 0 1 1 1. तो लास्ट लेक्चर में भी बताया था ओनली P3 कैन फिनिश. बट अब आपके पास अवेलेबल कितना है 0 0 2 1 1. तो x इक्वल्स टू 2 के लिए 0 0 अवेलेबल कितना है 0 0 2 1 1. तो इसके लिए आपके पास है, बन जाएगा. या तो ये ऑर्डर से आपका सेफ सीक्वेंस बनेगा या ये ऑर्डर से. तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, सेफ्टी एल्गोरिदम बैंकर्स एल्गो का कर रहे हो, ठीक है. हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो कि x की वैल्यू 2 कैसे है? ये तो लास्ट में भी बता दिया था कि x की वैल्यू 2 कैसे आएगी. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? तो अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसको हमने सॉल्व करना था. देखो, सबसे पहले give the count for the total available instances of all the resources classes present in the system. अगर d का आंसर बताना हो मुझे तो कितना आएगा भी? एनीबॉडी? ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. अगर d का आंसर बताना हो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2. तो अब अगर d का आंसर बताना हो इसका तो क्या आएगा? यस, 52653. एक मिनट चेक कर लेते हैं. 52653 ये कैसे आया जिसको नहीं पता? देखो, आपसे पूछा गया है कि अवेलेबल इंस्टेंसेस ऑफ ऑल द रिसोर्सेज बताना है. तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है. वो क्या है 2, मतलब 0 0 2 1 1 है. तो इसको ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0. तो ये कितना होगा 5. a की वैल्यू कितनी आएगी 5. b की वैल्यू 0 0 1 1 2 तो 2 आएगी. c की वैल्यू 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6. d की वैल्यू 2 4 प्लस 5 एंड e की वैल्यू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3. तो ये आपके पास डी का आंसर आ गया. हाँ जी, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? एनी डाउट? अब बी एंड सी मेन क्वेश्चन पार्ट थे. ये क्या है? आफ्टर कंप्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ फॉर एक्स अबव, assume data request of 0 0 1 1 0
resources from P3 arrives in the system. अब क्या है, P3 से आपके पास 0010110 की रिक्वेस्ट आ गई, तो मतलब आप बैंकर्स एल्गोरिथम का कौन सा क्वेश्चन चलेगा, पार्ट, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो आपने क्या बताना है कि आपके सिस्टम तब ये इसकी सिस्टम इसको रिसोर्सेज ग्रांट करेगा या नहीं करेगा। वो कैसे करते हो आप, तो यहां पर आपका ये है, ठीक है। अवेलेबल क्या बनता है हमेशा, क्योंकि अवेलेबल में से ही आपने ग्रांट करने हैं। तो लेट अस सपोज यहाँ पर वैल्यू क्या थी आपकी 00, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ अवेलेबल 00211। तो अब आपके पास इसने कितने की डिमांड की, 00110। तो ये अवेलेबल में से क्या होगा, माइनस, ठीक है, अवेलेबल ये बन गया, और एलोकेशन में क्या होगा, प्लस। अब कौन से प्रोसेस ने मांगी थी, P3 ने, तो इसके पास ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 00110 की इसने डिमांड मांगी है, तो P3 के पास कितना रहेगा, 220। क्लियर। तो जो नीड होगी, नीड में भी से भी क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट। तो यही आपके पास यहां पर बताया होगा, ठीक है। अब नीड में से भी वो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। तो सेव सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, P3 P2 P1 P0 और P3 P2 P0 P1, दोनों में से कोई भी सेव सीक्वेंस आप लिख सकते हो। एग्जाम में अगर देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, MST में तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन EST में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आया, तो आप इनमें से कोई भी एक सेव सीक्वेंस अगर लिख दोगे तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। Anybody has any doubt? So no doubt। देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो प्लस माइनस है। तो जो शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स थे उनमें तो फिर भी लॉजिक के साथ हम चलते थे। ये सबसे ये इजियर न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस माइनस के अलावा और कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू ऐड into allocated resources, और जब वो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसको अवेलेबल में आपने ऐड कर देना है उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, दिस इज इन कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट बी अबव, कि वो तो रिसोर्सेज आपके सेव सीक्वेंस में ग्रांट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अवेलेबल आपका 00110 रह गया। नाउ कमेंट ऑन द फिजिबिलिटी फॉर ग्रांटेड द रिक्वेस्ट ऑफ 0001 रिसोर्सेज इनिशिएटेड बाय P0, ठीक है। तो अब आपके पास ये है, और नीड अवेलेबल ये है, और नीडेड रिसोर्सेज ये है, ठीक है। अब बताओ कि ये ग्रांट पूरी की जा सकती है। देखो क्या मैं इसको इसकी नीड पूरी कर सकता हूँ P3 की, नहीं। ये क्या है, 001 है, तो 1 तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो C इंस्टेंस, C रिसोर्स का इंस्टेंस इसके पास अवेलेबल नहीं है, ये तो हो नहीं पाएगा। P0 01 ये भी नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, और ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी हम अगर ये वाले रिसोर्स हम P0 को नहीं दे सकते, इसीलिए ये आपके पास ये वाली रिक्वेस्ट नहीं मांगी जा सकती। क्लियर। तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेडलॉक फॉर EST और MST में। तो चलो ये इस बार सिलेबस में नहीं है, कि बैंकर्स एल्गोरिदम के ऊपर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें किसी को किसी पोर्शन में डाउट हो भी बैंकर्स एल्गोरिदम, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? Look, there will be a doubt class in the reading week.
ठीक है, तो वो आप अपने सीआर के साथ डिस्कस करके रख लेना, उसमें भी मैं डाउट ले पाऊंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में काफी कम स्टूडेंट थे, तो जिसको अगर कोई डाउट होगा किसी भी पोर्शन के ओएस में तो आप उसमें पूछ सकते हैं। वो हम डाउट क्लास आप अपने सीआर को बता देना, उस हिसाब से रख लेंगे, ठीक है, रीडिंग वीक में रख लेंगे। और जो आपका क्यूज है ओएस का, मोस्ट प्रोबेबली वो रीडिंग वीक में ही होगा। बैंकर्स एल्गोरिदम नहीं पता, आपने लेक्चर लगाया था? इसमें प्लस माइनस किया था हमने, क्यूज सिलेबस डेडलॉक तक। देखो अब आपका सिलेबस नॉर्मल लेक्चर्स में ही पूरा हो जाएगा। एक हमारा डेडलॉक डिटेक्शन बचा है और एक हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बचा है, ठीक है, तो वो हम इसमें ही पूरा कर सकते हैं। अगर कुछ और पार्ट रहता होगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि फ्राइडे को तो आपकी हॉलीडे है, तो हमारा एक लेक्चर ही और शेड्यूल्ड है बेसिकली। सो नाउ फॉर द डेडलॉक डिटेक्शन। अब देखो डेडलॉक अवॉइडेंस में हम किसकी बात करते थे? मैक्सिमम की। क्यों? क्योंकि हम डेडलॉक को अवॉइड करना चाहते थे कि डेडलॉक अवॉइड हो जाए, हम डेडलॉक में एंट्री ना कर पाए। लेकिन डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होगा कि हमने कोई अवॉइडेंस का एल्गोरिदम तो नहीं लगाया, लेकिन हम उसको अगर डेडलॉक हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करेंगे, बाद में उससे रिकवर करेंगे, तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। फ्राइडे से नहीं होगा ये, अभी डोआ की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये डोआ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमारे सिलेबस का कोई भी आपको लगे कि पोर्शन पेंडिंग है तो मेरे को इंटीमेट कर देना, मैं लेक्चर शेड्यूल करके आपको करवा दूंगा, ठीक है, या किसी भी पोर्शन में सभी को प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं वो आपको करवा दूंगा। ऐसी बात हम एक रीडिंग वीक में जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं करवा दूंगा। अगर देखो प्रॉब्लम आपका कोई डाउट व्हाट्सएप पे ही सॉल्व हो सकता है, तो एनी टाइम आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन टेक्स्ट करना प्लीज, कॉल मत कर। सो नेक्स्ट है, अब डेडलॉक को डिटेक्ट करने के क्या है हमारे पास एल्गोरिदम। देखो जो जब भी डेडलॉक को डिटेक्ट करना है तो एक तो होगा आपके पास वेट फॉर ग्राफ। ये वेट फॉर ग्राफ होगा आपके पास सिंगल इंस्टेंस के लिए के रिसोर्स, इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर, एंड ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के से ही हम डेराइव करते हैं। सेकंड आपके पास एल्गोरिदम है वो सिमिल डिटेक्शन एल्गोरिदम, सिमिलर टू बैंकर्स एल्गोरिदम, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होगा, इसमें मैक्सिमम वाला डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मैक्सिमम तो हम उसके लिए करते हैं ना कि फ्यूचर में ये कभी डेडलॉक में एंटर ना हो जाए, सेफ स्टेट रहे। लेकिन डिटेक्शन में हमें उस टाइम इंस्टेंस की बात की जाएगी, हमारे पास एक गिवन सिनेरियो होगा कि अवेलेबल इतने हैं, एलोकेटेड इतने हैं, ठीक है, अभी और ये कितने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें
डेडलॉक का पता चलेगा। क्लियर? तो इसमें मैक्सिमम नहीं होगा। हाँ जी, इसमें मैक्सिमम नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट इन डेडलॉक डिटेक्शन के मैक्सिमम क्यों नहीं है? समझ में नहीं आया? चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात ये, अब हमारे पास ये जो हमारी अभी हम तीसरी स्कीम कर रहे हैं या चौथी, एक स्कीम में तो कुछ भी नहीं करना। सेकंड वन वाज, देखो डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम क्या करते थे? 4 नेसेसरी कंडीशंस को हम वायलेट करते थे। ठीक है, इसको हम भी वो करते थे कि कोई भी ना कोई एक कंडीशन इसमें से फॉल्स हो जाए। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करते थे? हम ये मानते थे कि हमेशा के मैक्सिमम, आपको याद होगा मैंने एक ग्राफ बताया था इसमें डेडलॉक अवॉइडेंस में, ये वाला। अब यहां पर मैं बोलता था कि हर एक अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होती। वो क्यों नहीं होती भाई? हर एक अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अनसेफ स्टेट हम जब भी उसको लेते हैं तो हम चाहे बैंकर्स एल्गोरिदम की बात कर रहे हो तो उसमें हम मैक्सिमम रिसोर्सेज को लेकर करते हैं कि मान लो कि इसने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज मांग लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम फ्यूचर का थोड़ी देख रहे हैं। एक्चुअल में तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे कि अभी उसके पास एलोकेटेड कितने हैं, करंट वो कितने की, उसको करंटली नीड कितने की है और अवेलेबल कितने हैं। तो अगर करंट की बात की जाए उसको तो मैक्सिमम से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो करंट एक्चुअल टाइम इंस्टेंस टी की बात हो रही है। लेकिन इसमें तो हम सारा फ्यूचर को देखकर चल रहे हैं कि कभी भी डेडलॉक ना हो। जैसे वो क्वेश्चन था, डेडलॉक नेवर अराइजेस, तो हर एक अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होती, हर डेडलॉक अनसेफ स्टेट होती है। ठीक है, ये तो ठीक है कि एवरी डेडलॉक मींस अनसेफ स्टेट, लेकिन ये ट्रू नहीं है कि अनसेफ स्टेट डेडलॉक हो। क्यों? क्योंकि हम उसमें तो मैक्सिमम नीड को हर बार कंसीडर करते हैं कि मे बी उसको हर बार मैक्सिमम नीड की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट के मैक्सिमम को हम डेडलॉक डिटेक्शन में क्यों नहीं लेंगे अभी भी? अगर डाउट नहीं है तो हम पहले वेट फॉर ग्राफ करते हैं। अब इस वेट फॉर ग्राफ में आप देखो कि आपके पास ए को, ये वाला ये पार्ट देखो, ये क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब वेट फॉर ग्राफ में आपने क्या किया है? ये रिसोर्सेज हैं, इसको कर दिया है बीच में से एलिमिनेट। तो फिर आप अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे नीचे P4 है, मैंने P4 लिखा, इसको यहां पर देखो। अब P4 से किसको एरो जा रहा है? P1 को। P1 से किसको एरो जा रहा है? ये देखो, P2 को। अब P2 से किसको एरो जा रहा है? एक तो P3 को जा रहा है, एक P5 को जा रहा है। एक P3 को जा रहा है, एक P5 को जा रहा है। ठीक है, अब P3 से किसको जा रहा है? P4 को। क्लियर? तो कोई साइकिल बना? यस, यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो गया ये वाला। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि डेडलॉक है, लेकिन ये कब ट्रू है? जब ओनली सिंगल इंस्टेंस हो। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट इन दिस?
हमने यहाँ पे देखो इससे ये बनाया है, कैसे बना, रिसोर्सिस को एलिमिनेट कर दिया, एरोज की डायरेक्शन को वैसे ही रखा, तो P4 से कहां पर जा रहा है P1, P1 से कहां पर जा रहा है P2, P2 से दो एरोज जा रहे हैं, एक P5 की तरफ, एक P3 की तरफ, फिर P3 से कहां जा रहा है P4, और P2 से कहां जा रहा है, ये भी जा रहा है ना, पिछले मैंने ड्रॉ करना भूल गया, P2 से भी P4 को जा रहा है। यस राहुल, अगर डाउट है प्लीज चैट में लिखो। सो ये क्लियर है? एनीबडी हैज एनी डाउट? तो हाँ जी, ये मल्टीपल इंस्टेंसेस में फेल क्यों होगा? ये मल्टीपल इंस्टेंसेस में फेल क्यों होगा? सेम है वही फिगर जो डेडलॉक अवॉइडेंस में भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मल्टीपल इंस्टेंसेस में फेल क्यों होगा? सेम जो वही हमने स्टार्टिंग में किया था, ये वाला। अब यहाँ पे साइकिल है, लेकिन फिर भी ये डेडलॉक स्टेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला रिसोर्स फ्री हो जाएगा R1 का एक इंस्टेंस, क्योंकि P2 कभी ना कभी एग्जीक्यूट होगा, तब ये डेडलॉक में नहीं रहेगा। साइकिल फॉर्म हो रहा है लेकिन डेडलॉक नहीं है। तो हम इसलिए जो डेडलॉक डिटेक्शन वाला है, जब रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तब उसको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? अब जो मेजर पार्ट है, देखो कईयों ने बैंकर्स एल्गोरिथम नहीं किया, क्योंकि उस दिन ओनली जितने नॉर्मल क्लास में आ रहे हैं, जैसे अभी 157 शो हो रहे हैं, तो उस दिन 60 के करीब ही थे मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अवेलेबल एलोकेशन रिक्वेस्ट, अब अवेलेबल क्या है? वैसे तो मैंने बताए हुए हैं, अवेलेबल इज दी कि आपके सिस्टम में अभी अवेलेबल इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप कितने हैं। ठीक है, तो वो क्या है? अवेलेबल, अभी सिस्टम में कितने फ्री रिसोर्सेज हैं। मतलब एलोकेशन क्या है कि कितने रिसोर्सेज किस टाइप के एक प्रोसेस को एलोकेट किए जा चुके हैं। रिक्वेस्ट क्या है कि कितने की उसकी करंट रिक्वेस्ट है ईच प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर M क्या है? M डिनोट करता है रिसोर्सेज को, N किसको डिनोट करता है? प्रोसेस को। तो अवेलेबल में तो अकेले ऐसे नहीं होगा कि P0 के कितने अवेलेबल हैं, P1 के कितने, वो तो सिस्टम में कितने अवेलेबल हैं इसलिए है, तो वहां पे M है। एलोकेशन में क्या है? N इंटू M मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे? प्रोसेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग कितने रिसोर्स एलोकेट हुए हैं वो दिखाते हैं। रिक्वेस्ट में भी क्या है? N इंटू M, एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो अभी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे ही हम जाएंगे। ये देखो, जिन्होंने बैंकर्स एल्गोरिथम किया है कि उसमें वर्क इक्वल्स टू अवेलेबल, ये देखने में तो काफी ऐसे लगता है। आई किसको डिनोट करता है? प्रोसेस नंबर को। आई किसको डिनोट करेगा? प्रोसेस नंबर को। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो अवेलेबल है उसको वर्क में डाल दिया, फिर आई इक्वल्स टू 1 2 में हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस जो अभी फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं, तो अगर फिनिश है तो ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? देखो यहाँ लिखा है ना, फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट बोथ फिनिश एट आई इक्वल्स टू फॉल्स एंड रिक्वेस्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू वर्क। जो अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो अवेलेबल से कम है या नहीं, हम यही देखेंगे। कईयों को अभी भी समझ में नहीं आएगा जिन्होंने बैंकर्स नहीं किया हुआ। वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन, फिनिश आई इक्वल्स टू फॉल्स। चलो, जिन्होंने बैंकर्स नहीं किया हुआ मैं यहीं पर ये सॉल्व करता हूं। जिन्होंने बैंकर्स किया हुआ है वो अपना सॉल्व करो, कि यहाँ मैक्सिमम की तो बात नहीं होगी, यहाँ बात किसकी होगी? आपके पास कितने एलोकेटेड है, कितने अवेलेबल है। अब यहां से हमने क्या ढूंढना है? एक सीक्वेंस ढूंढना है कि सभी के सभी प्रोसेसेस
एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ जी, यहां पर देखो कि कौन सा प्रोसेस, अभी एक मिनट, इसको मैं एडुपेन प्रो मोड से बाहर निकल जाता हूं, कि यहां पर देखो यहां पर कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। अवेलेबल कितने हैं? 000। हाँ जी, चैट में लिखो कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। यस, P0 और P2 एग्जीक्यूट हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की रिक्वेस्ट कितने की है? 0 की। इन दोनों की रिक्वेस्ट कितने की है? 0 की। तो ये तो एलोकेट हो ही सकते हैं ना, ये तो एग्जीक्यूट हो ही सकते हैं। जब रिक्वेस्ट और कोई ये मांग ही नहीं रहे, ये तो कुछ टाइम बाद इनको एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे। सो यहां पर ये क्या होगा आपके पास? P0 एग्जीक्यूट हो गया। जैसे P0 एग्जीक्यूट होगा, ये अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को कहां डालेगा? अवेलेबल में। तो यहां पर अगर आपने ये देखा 00 + 010, तो यही चीज आपको पिछली स्लाइड में भी मिलेगी। वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन। एक्चुअली में क्या था? वर्क इक्वल्स टू अवेलेबल। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। वही चीज तो हमने यहां पर की थी। यही चीज तो यहां पर की है ना, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो अब ये कितने बन गए? 0 1 0। फिर आपका P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया 303। देन इट विल बिकम 313। ठीक है। अब उसके बाद आप कोई मर्जी प्रोसेस को कर सकते हो। मैनी सीक्वेंसेस विल बी देयर, बट सिस्टम विल बी डेडलॉक फ्री एट टाइम इंस्टेंस T0। हाँ जी, यहां पर किसको डाउट है? देखो यहां पर P0 और P2 हो गए। मान लो उसके बाद आपने P1 को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, 202 की डिमांड थी और अवेलेबल कितने थे? 313। तो ये भी, इसकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी, और जो इसके पास एलोकेटेड थे वो टोटल एलोकेटेड। तो अब तीसरा प्रोसेस आपका कौन सा आपने डाल दिया? P1। और 513 है। क्या P3 को आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। फिर P3 लिख दिया आपने, और इसका एलोकेटेड इसमें डाल दो सिस्टम में। अब कौन सा प्रोसेस रह गया? P4। तो P4 को भी आप 002 को आप फिर लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो 726 बच जाएगा, जो कि आपके ओरिजिनल नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे। सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए। यस, इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? देखो इस बैंकर्स या डेडलॉक डिटेक्शन में प्लस माइनस के अलावा कुछ भी नहीं है, अगर जिसको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर बातें ऊपर से निकल जाती। क्लियर है ये? तो अगर ये इसमें डाउट है तो पूछो भाई, वरना फिर मैं पूछूंगा। ये देखो आपकी बुक की एग्जांपल ही है। अब यहां पर क्या है कि P2 प्रोसेस ने एडिशनल एक उसकी मांग ली, रिक्वेस्ट 001 की एडिशनल रिक्वेस्ट मांग ली। यहां पे अब आपके सिस्टम ने क्या किया, जो ये था, यहां पे 001 की एक रिक्वेस्ट इसने मांगी। तो क्या अब आपका सिस्टम डेडलॉक
फ्री है या नहीं ये आपने बताना है मुझे। क्वेश्चन में बस ये है, वेट अ मिनट। मतलब कि अब यहाँ पर 001 है, तो यहाँ पर अब आपने मुझे ये बताना है कि सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री है या नहीं। सभी अपना करो भी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कुछ क्वेश्चंस देखने चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो एक गीक्स फॉर गीक्स है। लैब के क्वेश्चंस देखने चाहते हो तो एक सैन फाउंड्री है, गूगल पे आप सैन फाउंड्री की वेबसाइट है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्वेश्चंस देख सकते हो। देखो प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि जो क्लास में करवाया है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाले आप, ठीक है, लेकिन बेसिक्स यही रहेंगे। यस, डेडलॉक एग्जिस्ट होगा, तो अभी हम चेक करते हैं कि डेडलॉक एग्जिस्ट कैसे होगा। यहाँ पर क्या था आपके पास, 1 था, तो अभी स्टार्टिंग में अवेलेबल 000 है, तो ओनली पी नॉट विल एग्जिस्ट, एग्जीक्यूट होगा पी नॉट, तो यहाँ पर अवेलेबल में कितना बन जाएगा 010। देखो मैं यहाँ पर आपको, ताकि मेरे पास स्क्रीन पे स्पेस कम है तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपने हर पी नॉट के बाद अवेलेबल की अलग अलग वैल्यूज दिखानी है। मैं तो यहाँ पर आपको शो एक साथ कर देता हूँ, ठीक है। आपने ऐसे लिखना होगा, आफ्टर पी नॉट विल एग्जिस्ट तो एग्जीक्यूट अवेलेबल बिकम 000 प्लस 010, ठीक है। अब आपके पास 010 है, क्या इससे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जा सकता है? ये तो नहीं किया जा सकता। P2 यहाँ इसको भी 001 की रिक्वायरमेंट है, इसके पास क्या है C टाइप का, ये पूरा नहीं कर सकता तो ये भी नहीं किया जा सकता। 100 ये A टाइप का, इसका पूरा नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकते, तो सिस्टम विल बी इन डेडलॉक। देखो बहुत इजी है ये, प्लस माइनस से हमने ये बता दिया कि, और ज्यादातर अगर EST में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मैंने वो आपको x=2 वाला क्वेश्चन बताया, वो अगर ये MST में 5 का है तो EST में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो 10 मार्क्स का। क्लियर? तो सिर्फ प्लस माइनस इसमें करना है तो उससे आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो? सर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट फेल नहीं होगी? नहीं, रिक्वेस्ट क्यों फेल होगी भाई? इसको आप पिछले एल्गोरिदम उससे देखो, इनका डाउट क्या है, मैं सभी को शो कर देता हूँ। ये डाउट है, अच्छा डाउट है वैसे। रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट फेल नहीं होगी? क्यों रिक्वेस्ट थोड़ी फेल होगी उसकी, उसको तो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए वो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप वो डेडलॉक अवॉइडेंस वाला उसमें मत जाना कि उसने उससे उसको रिक्वेस्ट ही नहीं किया, ठीक है। उसके पास होल्ड पे कुछ रिसोर्सेज है और वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर रिक्वेस्ट आप पूरी नहीं करोगे तो कोई ना कोई सिस्टम, मान लो आपका अभी P2 नहीं चला, तो
फिर तो अभी करंट स्टेट की है ना, उसमें हम क्या कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम इन बैंकर्स एल्गोरिदम से आप कंफ्यूज हो गए। बैंकर्स एल्गोरिदम में तो हम रिक्वेस्ट, उसको एडिशनल रिक्वेस्ट अगर वो दे रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे जब तक सेफ स्टेट नहीं होगा। मतलब हम उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये तो एग्जिस्टिंग टाइम इंस्टेंस टी नॉट पे आपको स्नैपशॉट दिया हुआ है। ये देखो लिखा भी होता है, यहाँ पर लिखा भी होगा, ये देखो स्नैपशॉट एट टाइम टी नॉट। ये मतलब एक्चुअल रियल टाइम की एग्जांपल हो जाएगी कि आपके पास अभी ये सिनेरियो है कि आपने को बताना है कि डेडलॉक होगा या नहीं होगा। उसमें तो क्या है, डेडलॉक में अकर, क्यों, हर एक अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होती, ठीक है, हर एक डेडलॉक अनसेफ स्टेट होगी। क्लियर? सो अब हमारे पास लास्ट है इसका डेडलॉक में। देखो कल हमारा लेक्चर होगा वो 45 मिनट्स का होगा। देखो 30 मिनट्स में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन खत्म हो जाना चाहिए, तो 15 मिनट्स कल भी होंगे। आप इसको बुक में से देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछो। अब ये क्या है कि हमारे पास रिकवरी की बात आ रही है कि अब हमारे पास डेडलॉक डिटेक्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करें, हमारा सिस्टम क्या करे कि डेडलॉक तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन अब उसके बाद क्या। फर्स्ट मेथड है कि सारे के सारे डेडलॉक प्रोसेसेस को आप क्या कर दो, अबॉर्ट कर दो। अबॉर्ट का मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस आपने खत्म कर दिए, एक बार सभी के सभी प्रोसेसेस खत्म कर दिए, तो जब सभी के सभी प्रोसेसेस ये टर्मिनेट हो गए तो डेडलॉक कहां से रहेगा। सेकंड है abort one process at a time until deadlock cycle is eliminated, कि एक एक प्रोसेस को आप abort करते जाओ, कब तक, जब तक डेडलॉक साइकिल आपका एलिमिनेट ना हो जाए, मतलब कि जब तक आपका सिस्टम डेडलॉक से बाहर ना आ जाए। लेकिन उसमें भी आपको फिर हर स्टेप पे चेक करना पड़ेगा कि अब क्या डेडलॉक है, अब क्या डेडलॉक है। तो वैसे अब जैसे ही एक आपका प्रोसेस टर्मिनेट होगा वो अपने रिसोर्सेज भी अवेलेबल रिसोर्सेज में छोड़ेगा। क्लियर? अब जब अबॉर्ट करना है तो कैसे, कौन कौन से मैकेनिज्म से कर सकते हैं, कई मैकेनिज्म से हो सकते हैं कि प्रायोरिटी से, हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज बीन कंप्यूटेड, या इसका अभी फ्यूचर में टाइम कितना एक्सपेक्टेड है, रिसोर्सेज द प्रोसेसेस हैज यूज, कितने रिसोर्सेज ये यूज कर चुका है और कितने रिसोर्सेज की इसको रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस आपका इंटरेक्टिव है या बैच है, इंटरेक्टिव होगा तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, बैच वाले को नहीं देनी पड़ेगी, वो भी अगेन प्रायोरिटी पे आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को मैकेनिज्म है जिनको ध्यान में रखकर वो ये डिसाइड करेगा कि सबसे पहले कौन से प्रोसेस को मैं टर्मिनेट। अब है रिसोर्स प्रीएम्पशन। देखो एक तो मैकेनिज्म हो गया कि आपने प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना है। सेकंड है कि आप बजाय के प्रोसेस टर्मिनेट करो, आप क्या करोगे, रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करोगे, प्रोसेसेस से भी रिसोर्सेज उससे छीन लोगे। तो उसका मतलब क्या है कि लेट अस सपोज सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है, उसको बोलोगे कि उससे सारे रिसोर्सेज ले लिए, ठीक है, तो उसको हम रिसोर्स प्रीएम्पशन बोल देंगे। तो अब इसमें क्या है, जैसे सिलेक्टिंग अ विक्टिम, which resources and which processes are to be preempted, मतलब कि कौन से रिसोर्स और कौन से प्रोसेसेस से वो छीनने हैं कि ये हमें विक्टिम बनाने पड़ेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा कॉस्ट का, कि किसके रिसोर्सेज छीनने से हमारे सिस्टम को कॉस्ट में सबसे कम पड़ेगी। कॉस्ट मींस एज फार एज समटाइम्स टाइम की बात आ जाती है कॉस्ट, या नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रिंटेड की बात आ जाती है, उसके लेवल में कॉस्ट बोला गया है। सेकंड है रोल बैक,
रोल बैक का मतलब क्या होता है कि आपने ठीक है जी प्रोसेस से रिसोर्सेज छीन लिए, तो आपका सिस्टम क्या होगा, एक पुरानी स्टेट में आएगा ना, ठीक है, तो उस पुरानी स्टेट को आप में जाओगे और वहां से प्रोसेसेस को रीस्टार्ट करोगे जिससे रोल बैक किया हुआ है। थर्ड वन इज द स्टारवेशन, के कुछ प्रोसेस हमेशा वही चुने जाएंगे, सिलेक्ट होंगे विक्टिम के जिनसे रिसोर्सेज करेंगे जो के स्टारवेशन को लीड करेंगे। देखो डेडलॉक रिमूव हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यस, डेडलॉक इज इनफिनाइट स्टारवेशन, स्टारवेशन होती है कि जो जिसको काफी लंबे टाइम तक प्रोसेस को रिसोर्सेज ना मिले, लेकिन वो इनफिनाइट नहीं होगा। इनफिनाइट स्टारवेशन इज डेडलॉक। क्लियर? हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये क्लियर है? सेकंड वाला, अब रोल बैक का मतलब आप क्या समझते हो कि इफ वी प्रिंट अ रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोसेस, उसके बाद हमने रिसोर्सेज को छीन लिया प्रोसेस से, उसके बाद नॉर्मल एग्जीक्यूशन तो चलेगी नहीं, ठीक है, फिर उस प्रोसेस को क्या करना है जिससे हमने रिसोर्सेज छीन लिए, उस प्रोसेस को हम एक सेफ स्टेट में लेकर जाएंगे और उसको रीस्टार्ट करेंगे वहां से। जब मतलब आपका सिस्टम डेडलॉक फ्री हो गया, अवेलेबल रिसोर्सेज आ गए, तो वो जिस प्रोसेस से आपने रिसोर्सेज प्रिंट किए थे उसको एलोकेट करके दोबारा से शुरू करेंगे। रोल बैक तो आ गया समझ में कि हम जो प्रोसेस है, मान लो उसके पास 3 रिसोर्सेज है, मान लो आपके पास ये प्रोसेस है, मान लो आपके पास P1 प्रोसेस आपने विक्टिम था, इसके पास R1, R2 और R3 ऐसे लगा लो, चलो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की उसमें P R1 R2 R3 इसके पास थे और इसको कुछ और रिसोर्सेज की डिमांड थी। अब ये इन रिसोर्सेज को लेकर अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा था, लेकिन इसको अब दूसरे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो अब हमने इससे क्या किया, मान लो R1 और R2 रिसोर्स प्रिंट कर दिए, क्या इसके पास अब R1 और R2 रिसोर्स भी नहीं है, तो ये एक पुराने में अपने पास जिसके पास एक प्रोसेस पड़ा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि R3 भी छोड़ दी, तो अब इसके पास ओनली R3 रिसोर्स है। अब अगर सिर्फ इसके पास R3 रिसोर्स है तो ये इस स्टेट में तो रहा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कब तक, जब तक R1 R2 और जो और रिसोर्सेज इसको चाहिए थे वो फ्री नहीं हो जाए, ठीक है, जब वो फ्री हो जाएंगे तब इसको एलोकेट होंगे, क्योंकि तब ये रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, उस डेडलॉक का ये उन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस का ये पार्ट नहीं होगा, तो ये पिछली स्टेट में रोल बैक हो जाएगा। क्लियर? यस, एनी डाउट? अब देखो डेडलॉक आपका फिनिश है, हाँ जी, किसी को बैंकर्स एल्गोरिथम दोबारा से करना है तो अभी आपके पास 10 मिनट्स है, मैं करवा देता हूँ। Yes, anybody wants to do bankers algorithm again जिनका लेक्चर मिस हुआ है? देखो रोल बैक क्या है, दोबारा सुन लो कि P1 प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, वो उससे प्रिंट हो गए क्योंकि उसको हमने विक्टिम चुन लिया, तो वो तब उस फाइट में नहीं होगा ना डेडलॉक वाली में, क्योंकि उससे धीरे धीरे रिसोर्सेज छीने जा चुके हैं, तो वो उससे एक प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि पहले उसके पास कुछ रिसोर्सेज थे वो प्रिंट हो गए,
तो वो अभी वेट करेगा। जैसे ही वो वेट करेगा, कब तक वेट करेगा? जब तक वो आपके कुछ ना कुछ और प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे और अवेलेबल रिसोर्सेज से उसको फिर कुछ प्रोसेस रिसोर्सेज मिलेंगे। अब लेट अस सपोज T1 पॉइंट के पास उसके पास 3 रिसोर्सेज थे, लेकिन T2 पॉइंट पे उसके पास एक ही रिसोर्स रहा क्योंकि बाकी रिसोर्सेज प्रीम्प्ट हो गए। तो अब वो T1 वाली स्टेट पे थोड़ी रह गया, वो तो T1 से पीछे चला गया कि उसके पास 3 रिसोर्स थे, लेकिन अब उसके पास कितने रिसोर्स रह गए? एक। तो वो तो एक पुरानी स्टेट में पीछे चला गया जब उसके पास एक ही रिसोर्स था। तो उसको हमने रोल बैक बोला कि वो अपनी एग्जीक्यूशन से पीछे हट गया। ये लेक्चर कब तक का था आपका? अच्छा, ये 10:30 तक का ही होता है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करेंगे। एक आपका डाउट सेशन या जिसमें कुछ पार्ट आपका सिलेबस का रह गया होगा वो मुझे बता देना, वो हम रीडिंग वीक में कर लेंगे। क्लियर? सो वी हैव टू नाउ स्टॉप दिस लेक्चर।